सवेरे सबसे पहले 7 बजे से वोटिंग शुरू होती है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक थोड़ा ठंडा ही होता है, ज्यादा गर्म नहीं होगा। उस दिन इतना ही करना है कि पहले हमने मतदान करना है, पहले वोट डालना है, उसके बाद जलपान करना है, नाश्ता बाद में करना है, पहले जलपान करना है। और कमल के फूल वाला बटन वो इतना दबाना है कि शाम होते हुए 6 बजे तक वो बटन ही अंदर चला जाएगा। और जब 3 तारीख को 3 जून को उसका रिजल्ट निकले, फागपुर के तीनों डब्बे खुले तो तीनों डब्बों में से कमल ही कमल निकले, कमल की लड़ियां लग जाए, कमल की झड़ियां लग जाए। चंपावत उपचुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। कल सीएम धामी अपने 2 दिन के दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने बनबसा में रोड शो किया। बनबसा पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ जगह जगह पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने 31 मई को होने वाले मतदान में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बनबसा की जनता के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने कहा कि आज वो चंपावत में एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद मांगने आए हैं और उन्हें जनता का पूरा आशीर्वाद मिल भी रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बनबसा टनकपुर क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है, बल्कि उनका बचपन इसी क्षेत्र में बीता है और जिस तरह से लोग जगह जगह पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाली 31 मई को जनता उन्हें वोट देकर अपना पूरा आशीर्वाद देगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने यहां से, इस क्षेत्र से 3 बूथों में से 2 बूथ यहां से जिताकर भेजे। अच्छा वोट प्रतिशत यहां से गया जहां पहले कभी नहीं जाता था। और आपने कैलाश दा को इस क्षेत्र से जिताकर भेजा और आपने कैलाश दा को जिताया और ये मेरे पीछे पड़ गए। रात में 1 बजे तक इन्होंने एक दिन मुझे नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा मुझसे कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं काशीपुर भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं बनबसा भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब मेरे सामने बड़ी दुविधा थी कि मैं स्वयं क्षेत्र का एकदम से अपने आप जो है फाइनल नहीं कर सकता था कि मुझे कहां से लड़ना है। ये प्रदीप बत्रा जी यहां पर है, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी लिखकर दिया, ये लिखकर देकर आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि मैं अपनी रुड़की की सीट खाली कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो है यहां पूर्णागिरी के स्थान पर जाके, गुलजू के स्थान पर जाकर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीट खाली करता हूं। और केवल शपथ लेने के लिए विधानसभा के अंदर गए और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा फिर कभी नहीं गए। इन्होंने पूरा कर रखा था कि मैं विधानसभा, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। जैसा इन्होंने बताया कि जो ये करना चाहते थे, बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाए। इन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र से चुनाव खड़े रहिए। मैंने ये प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये प्रस्ताव बता दिया कि वैसे तो इतने 20-22 क्षेत्रों से सभी विधायकों ने कहा, हमारे फकीरदा ने भी कहा वहां से, लेकिन फकीरदा की सीट क्या है कि आरक्षण है, तो इनकी सीट से मैं लड़ नहीं सकता था। लेकिन इन्होंने कहा वहां पर कि उन्हीं का जो है समर्थन होना चाहिए, ये होना चाहिए। रेखा की दिल्ली भी गई, इन्होंने भी कहा वहां जाकर। सभी लोगों ने, सारे विधायकों ने, हमारी पार्टी के विधायकों ने तो सबने ही कहा और दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जब मैंने उनको बताया कि मैं, बोले कि आप चंपावत से ही क्यों लड़ना चाहते हो। मैंने कहा मैं चंपावत से इसलिए लड़ना चाहता हूं कि अब तो रुड़की में भी कम से कम 500-1000 लोग मुझे पहचानते हैं, मैं भी उनको पहचानता हूं, मतलब ठीक से नजदीक से। लेकिन मैं ये भजनपुर जानता था, यहाँ का फागपुर जानता था। अब मैं जब बचपन में यहां से निकलता था, कभी ना फागपुर बगरात आती थी, वहां से नगला तराई से जो मेरा गांव है, तो वो फाग जो है हमारे यहाँ गांवों में, तो मैं सोचता था फागपुर इसीलिए नाम बनाया गया। ऐसे में जो बचपन में यहाँ आमबाग आता था, विजय आता था, चंदरी, गढ़ीगोट, ये सब हमारे ये सामने प्रदीप चंद मेरे साथी पढ़ते थे। ये पाटनी जी के दीपू पाटनी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, पिछले साल कोरोना में जो है उनका देहांत हो गया। उनके वो जो नेपाल में डॉक्टर साहब थे,
पाटिल जी, उनके छोटे वाले बेटे, उनके बड़े बेटे वहां नैनीताल में है, देवेंद्र पाटिल जी। तो ये सब मेरे साथ पड़े कई लोग यहाँ पूरा आमबाग क्षेत्र के लोग, यहाँ के लोग। तो मुझे लगा कि रेखा जी सच में कि जो है अब क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि जहाँ के बारे में केवल ऐसा ना हो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे सभी पहचानेंगे, सभी जानेंगे, लेकिन मैं भी तो सबको पहचानूं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? और उसमें से सोने पर सुहागा ये था कि कैलाश दा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार थे। अब मैंने सोचा कि ये कहीं बीमार न पड़ जाए। ये 1 बजे 1:30 बजे रात तक ये और एक इनके मित्र थे और उनका ये रात में बैठ जाते थे मेरे पास। इन्होंने 1:30 बजे रात को एक दिन मुझे कहा, अच्छा छोड़ो आप कहते, आप अभी नहीं तय कर रहे हो तो एक दिन पूर्णागिरी मैया जाने का कार्यक्रम बना लो। उस दिन मैं बनवासा ही आया, यहीं पर स्टेडियम में उतरा, तो फिर रात में मैं नगरा चला गया। सवेरे सवेरे पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए जब गया तो मैंने देखा वहां टनकपुर में, होटल में, दुकानों में, जहां भी मैं गया सब लोगों ने मुझसे कहा कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे बीच में आओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो मैं बताऊं, मैं जितनी बार भी आप लोगों के बीच में आया हूं, मैंने देखा है आप लोगों की तरफ से, हमारी माताओं बहनों की तरफ से, उनकी आंखों में, उनका किस प्रकार से, अभी मैं मंच तामली गया, मंच में तामली में एक आदमी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मोहन भाई कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है कि सामान्य आदमी है। सबके सब रैली में आप देखोगे तो हजारों हजारों की भीड़ है। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अगर ज्यादा देर तक देखता तो मेरे आंसू निकल जाते। कभी रैली में नहीं आया होंगे, जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं होगा, कभी मुझसे मिले नहीं, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सबके सब कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा रैली थी, एकदम नेपाल बॉर्डर में। उस दिन मुझे लगा कि आप लोग मुझे जिताने वाले हो और बड़े बहुमत से यहां से जिताने वाले हो, लेकिन मुझे अंदर से एक जिम्मेदारी और मैं कहूं कि एक भविष्य के लिए चुनौती भी मैंने मेरे सामने खड़ी हुई। मैंने कहा जिस क्षेत्र के लोग इतने प्रेम, इतना आशीर्वाद, इतना समर्थन दे रहे हैं, मैं सच बताऊं तो जब तक जो है मैंने तय किया है कि अगले आने वाले वर्षों में जब तक हमारा ये क्षेत्र हर दृष्टि से, अभी मैं पूछ रहा था कि ये सड़क का काम क्यों नहीं हुआ, थोड़े गड्ढे थे रास्ते में आते हुए, तो उन्होंने कहा कि सड़क पास हो चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे अभी हमें इस क्षेत्र में काम करने हैं। हमारे यहाँ पर वन भूमि की समस्या है, मैं वन पंचायतों के लिए लगातार काम करता रहा हूँ, वनाधिकार के लिए लगातार काम करता रहा हूँ। हमारे एक डॉक्टर राजू महर है, कोई जानते होंगे, पचौरिया गांव के, तो वो लगातार जो है उस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं लगातार उनके जो हमारा सामाजिक एकता और सामाजिक उसके समरसता के लिए जो काम करते हैं, उनके साथ लगातार काम करता रहा हूं। समाज कल्याण के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं हमारे क्षेत्र में पहुंचे, और सैनिकों के लिए जितनी सुविधाएं हम लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार की जरूरतें होती हैं। इसी प्रकार से आज अभी रेखा जी अभी खेल मंत्री बनी हुई है, इनको हमने खेल मंत्री इसलिए बनाया है कि ये जो है खिलाड़ियों जैसी है, देखो विकेट तो अभी हमने कहा है कि जो है हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पदक जीत जाता है, कोई पदक जीत गया, कोई बड़ा नाम कर गया, कोई बड़ी ट्रॉफी जीत के आ गया राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर पुरस्कार देने वालों की माताजी लाइन लग जाती है। इतनी पुरस्कार देते हैं उसको कि उसके घर में रखने के लिए जगह नहीं होती, इतने शील्ड मिल जाते हैं। लेकिन जब वो खेलने जा रहा होता है, किसी गरीब घर का बच्चा कहीं जा रहा होता है, तो उसके पास जाने के लिए टिकट भी नहीं होता है, किराया भी नहीं होता है, रहने के लिए जगह नहीं होती है। हम जब नई खेल नीति लाए हैं, नई खेल नीति में हमने
चाहे हमारी कोई बेटी होगा, बेटा होगा, गरीब की बेटी होगी, गरीब का बेटा होगा, रिक्शे वाले का होगा, तांगे वाले का होगा, मजदूर का बेटा होगा, सामान्य घर में रहने वाला होगा, गरीब का बेटा होगा, बेटी होगी, अगर उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमारी सरकार उसके लिए सारी व्यवस्था करेगी, नहीं करेगी। अभी आपने देखा होगा, अभी लक्ष्य सेन को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में उसको पदक मिलता है। पहले जब शुरू में जीता था तो ज्यादा लोग उसको पहचानते भी नहीं थे। उसकी मां शिक्षक है, उसके पिताजी ने रात दिन लगकर, माता पिता ने उसके इतना परिश्रम किया है कि कल वो मोदी जी से मिलकर आया है। मोदी जी उससे फोन पर बात करते हैं और अल्मोड़ा के काम में तो बाल मिठाई लेकर गई। मोदी जी ने जब उससे फोन पर बात करी तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए बाल मिठाई लेके आना अल्मोड़ा की। प्रेम सिंह मोहन सिंह की मां वो मिठाई लेके गया था। पहली बार मैंने सम्मानित किया उसको, पिछली बार भी हमने उसको उत्तराखंड सरकार की तरफ से पारितोषिक दिया था, सम्मानित किया था, उसको प्रोत्साहन दिया था। आज हमने जो है 15,000 रुपये नई खेल नीति में उसको देने का हमने ऐलान किया, 15 लाख, लेकिन मैं उसमें 5 लाख और बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से घोषणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से करूंगा तो फिर क्या होगा कि इसको जरा मीडिया में मत चलाना भैया, कहीं पता चला कि जो चला दिया तो जो है वो हो जाएगा कि जो है वहां घोषणा कर रहे हैं उसके लिए। हालांकि वो क्षेत्र का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसको हम लोग करने वाले हैं वहां पर। अभी 15 लाख हमने दिया है, उसमें जो भी धनराशि आगे होगी उसको बढ़ाएंगे। तो ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि हम वृद्धावस्था पेंशन पहले परिवार में एक ही को मिलती थी, 2 बुजुर्ग दंपत्ति परिवार में है, एक को मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, आपस में झगड़ा हो जाता था कि पेंशन के पैसे कौन रखेगा। हमने तय किया कि हम किसी भी कीमत पर अब आपस में आप लोगों का झगड़ा नहीं होने देंगे और हमने दोनों के लिए पेंशन कर दी। हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको किसी को 200 रुपये मिलता था, किसी को 150 मिलता था, किसी को 250 मिलता था। परेशान रहते थे बेचारे। पर्यावरण मित्र जिनका नाम है, उनको हमने 500 रुपया कर दिया एक दिन का। पिछली सरकार में हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया, पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाया। आज मैं 400 उपमल के कर्मचारी भाइयों ने, उनके परिवारों ने, अभी एक हमारे यहाँ गुदनी में उन्होंने मुझे एक समर्थन का पत्र दिया कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, पूरे परिवार आपके साथ, एक तरफा हम लोग जो है प्रचार करेंगे। क्योंकि हमने उपमल के कर्मचारी भाइयों का भी, जिनकी 10 साल तक नौकरी हो गई थी, उनका 2,000 रुपया का मानदेय बढ़ाया और जिनका 20 साल हो गया था उनका हमने 3,000 रुपया मानदेय बढ़ाया। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। जितने हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हर किसी का कुछ न कुछ, ये नहीं कि बहुत पैसा नहीं बढ़ा, बहुत रुपया नहीं बढ़ा, लेकिन सम्मान स्वरूप हमने कोशिश करी कि सबका कुछ न कुछ बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ आपदा महामारी आ गई। आपदा के दौरान हमारे जो स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनें थी, क्लस्टर थे, स्वयं सहायता समूह थे, ग्राम संगठन थे, वो अपना महिलाएं हमारी मातृशक्ति काम करती है, उनका सामान नहीं बन पाया, सामान बना तो बिक नहीं पाया, मार्केट में जगह नहीं मिली, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा के समय में उनके लिए हमने, युवक मंगल दल वालों को दिया हमने, महिला मंगल दल वालों को दिया 6-6 महीने तक लगातार। मैंने अभी गिनाऊंगा तो इतना लंबा हो जाएगा। मैं सच बताऊं तो आप लोग बहुत देर से खड़े हो, आप कहोगे मेरे पास बोलने के लिए अभी इतना है कि मैं 2-3-4 घंटे भी बोलते रहूंगा तो बोलते रहूंगा, क्योंकि 6 महीने में हमने 600 से भी ज्यादा डिसीजन लिए और केवल डिसीजन नहीं लिए, हमने उसको शासनादेश भी निकाले हैं, सबके निर्णय किए हैं, सब में धनराशि जारी की है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आपदा के समय में, इस विपदा के समय में, कोरोना महामारी के समय में गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति यूनिट के हिसाब से देने की व्यवस्था करी, जो 2 साल से लगातार चल रही है और अगले सितंबर माह तक वो योजना चलने वाली है और योजना चलेगी। फ्री वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में हुआ,
कुछ लोग आज महंगाई की बात करते हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल ही उन्होंने 6 रुपया और 8 रुपया, कहीं कहीं 9 रुपया डीजल और पेट्रोल में दोनों में कमी करी है और 200 रुपया गैस के सिलेंडर में कमी करी है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इस पर भारत सरकार को भार पड़ने वाला है। और हमने भी तय किया है कि हमने आपके सामने चुनाव के समय में बहुत पार्टियां आई, वोटों के लिए आई और हर बार आती है। उनका जो भी घोषणा पत्र होता है वो केवल और केवल चुनावी घोषणा पत्र होता है। हमने जो घोषणा पत्र हमने जारी किया था, हमने वो संकल्प लिया था, हमारा संकल्प पत्र था। सबसे पहले हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हम उसकी कमेटी बनाने जा रहे हैं। वो हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। जल्दी ही उत्तराखंड पहला राज्य होगा हिंदुस्तान के अंदर जिसकी मांग पूरे देश के अंदर उठती रही है। वो काम हम उत्तराखंड के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। हम उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, अर्धसैनिक बलों में है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भांजा है, किसी की भांजी है, किसी का भतीजा है, किसी के चाचा है, ताऊ है, किसी के मामा है, भांजे सेना के अंदर काम करते हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। हम प्रदेश के अंदर एक अलग कानून लाएंगे और मैंने आज भी वहां मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में मैंने कहा कि हम इस कानून को उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस कानून को अपने यहां लागू करें। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमने कहा था चुनाव के समय में हमने कहा था कि हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर साल में मुफ्त में भरने की योजना लाएंगे। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने निर्णय ले लिया है। हमारे जून माह से, अभी अगले माह से हमारी ये योजना भी लागू होने जा रही है। हम 1,85,000 परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना ला रहे हैं। उसका शासनादेश हो गया है, उसके पैसे की व्यवस्था हो गई है। ऐसे अनेकों काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जितने हमारे मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों को हम मानसखंड कॉरिडोर के रूप में, जैसे गढ़वाल में हमारे 4 धाम हैं, वैसे ही यहां हमारे कुमाऊं क्षेत्र में जो हमारे 17 मंदिर हैं, 17 प्रमुख मंदिर, पूर्णागिरी मैया से लेकर हमारे हाट कालिका तक, जागेश्वर, बागेश्वर, नीम करोरी बाबा, चितई के गोलजू, घोड़ाखाल के गोलजू, हमारे चंपावत के गोलजू, हमारा जितने भी बागेश्वर हैं, जागेश्वर हैं, सब ऐसे स्थानों को मिलाकर एक सर्किट हम बनाने वाले हैं। आने वाले समय में हमारा ये पूरा क्षेत्र वो सर्किट के रूप में विकसित होगा और लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर धार्मिक तीर्थाटन के लिए आएंगे, पर्यटन के लिए आएंगे। चंपावत में भी हम ऐसे बनाने वाले हैं। चंपावत में जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं वो हमारे पूर्णागिरी जाएंगे, पूर्णागिरी से रणकोची मैया जाएंगे, रणकोची मैया से गोरखनाथ जाएंगे, गोरखनाथ से जो है वो हिंगला देवी जाएंगे, हिंगला देवी से वो बाराही जाएंगे, बाराही से वो बयानधुरा जाएंगे, बयानधुरा जाते हुए श्यामला ताल जाएंगे, फिर बनबसा आएंगे। तो ये सारा का सारा क्षेत्र हमारे एक सर्किट के रूप में डेवलप होगा। हमारा ये बनबसा का क्षेत्र, हमने स्टेडियम यहां पर बनाने की घोषणा कर दी है कि हम यहाँ स्टेडियम बनाने वाले, चुनाव से पहले हमने घोषणा कर दी थी। हम यहाँ पर सिटपुल बनाने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां भी आए, हमारे क्षेत्र के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिले। हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहीं पर चलने वाला टनकपुर में, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को हम और अच्छा बनाने वाले हैं। बेटी हंस रही है, ठीक है, खुश हो रही है ना। हाँ, तो वो इसलिए कि हमारे सब नौजवानों को, हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को, उनको बाहर से जाना पड़े, उनको सारी सुविधा यहां मिले। और वैसे तो खटीमा में बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, अभी 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा है, उसको 300 बेड का होने जा रहा है आने वाले समय में। बगल में चकरपुर में, आपके बगल में बड़ा स्टेडियम भी 17 करोड़ का वहां बन रहा है। और आप लोगों के लिए, बनबसा वालों के लिए, टनकपुर वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, लोहाघाट, चंपावत, सबके लिए हमने अब जो है खटीमा से जब आप आगे को जाते हैं, रुद्रपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहां हमने बाईपास भी बना दिया है, आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी
इसी महीने हमारा ये बाईपास का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले क्या है कि नहीं तो खटीमा से आप जाते हो तो आधे घंटे से 40 मिनट तक लगभग 1 घंटा आपको अंदर घूमने में लगता है, जाम हो जाता है उसमें। अब सीधे चकरपुर से सीधे वहां पहनिया टोल टैक्स के पास जो है बाईपास निकलेगा, 9 किलोमीटर का बाईपास बनेगा। तो ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं और इस क्षेत्र में बहुत हमारी संभावना है। इस क्षेत्र में मुझे बताया अभी कि इन्होंने जंगलात की समस्या है, जंगलात की भूमि का जो बंदोबस्त करना है, उनको रेगुलराइज करना है, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारा उद्देश्य देखिए मोदी जी के नेतृत्व में क्या एक सबसे अच्छी चीज होगी फकीर साहब, सबसे बढ़िया चीज क्या है देखिए, देश के अंदर 60 सालों तक, देश की आजादी के बाद 60 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा है और उसमें से भी एक परिवार का शासन रहा है। और देश के अंदर जो योजनाएं बनी है कभी गरीबों के लिए नहीं बनी। वो कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी नहीं हटी, गरीब हटते चले गए, गरीब हटते चले गए। और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं बनती है वो योजनाएं केवल गरीब लोगों के लिए बनती है। आप देखें चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वामित्व योजना हो, महिलाओं के क्षेत्र में चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, हर क्षेत्र में जो भी योजना बनी है वो केवल और केवल गरीबों के लिए बनती है। मोदी जी का जितना इंटरेक्शन होता है वो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए होता है। एक नया वर्क कल्चर मोदी जी के नेतृत्व में आया है। आज मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं आज आपसे आपका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। और 31 मई का जो दिन है वो दिन हमारे लिए एक उत्सव का दिन होना चाहिए, एक त्योहार का दिन होना चाहिए कि सब लोगों को घर से बाहर निकलना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग समझे कि अरे गर्मी बहुत हो रही है, क्या करना है, सब तो धामी जी को वोट दे रहे हैं, अगर एक मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगी तो क्या होगा। तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे एक बार पूजा में जो है ना वहां क्या है कि सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा जो है सबको दूध डालना था। एक ने कहा कि अरे सब तो दूध ही डालने वाले हैं, अगर मैं पानी भी डाल दूंगी तो क्या होगा। तो ऐसा सभी ने सोच लिया और सभी पानी डाल के आ गए। जब उसमें से तिरपाल हटाई गई तो उसमें से जो है दूध तो निकला ही नहीं, पानी पानी निकला। इसलिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम आपको जिताने वाले हैं, जिता रहे हैं। कैलाश दा भी कह रहे हैं कि भारी बहुमत से, फकीर दा भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है, दीपक भाई तुम भी कह रहे हो, संदीप पाठक भी कह रहे हैं, रेखा जी तो यहाँ लगी है ये भी कह रही है, सब कह रहे हैं कि ये प्रधान जी भी कह रहे हैं, बीडीसी मेंबर भी कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं। मैं आपसे कहने आया हूं कि अभी ये नहीं कहना है, अभी कहना है कि हमको 31 तारीख को पुष्कर सिंह धामी को इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमने जिताने जाना है और खुद भी जाना है, सबको लेकर जाना है। जाएंगे ना, जाएंगे ना सब लोग। और 31 मई को सवेरे सबसे पहले 7 बजे से वोटिंग शुरू होती है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक थोड़ा ठंडा ही होता है, ज्यादा गर्म नहीं होगा। उस दिन इतना ही करना है कि पहले हमने मतदान करना है, पहले वोट डालना है, उसके बाद जलपान घर में आके करना है, यानी नाश्ता बाद में करना है, पहले जलपान करना है। और कमल के फूल वाला बटन वो इतना दबाना है कि शाम होते हुए 6 बजे तक वो बटन ही अंदर चला जाएगा। और जब 3 तारीख को 3 जून को उसका रिजल्ट निकले, फागपुर के तीनों डब्बे खुले तो तीनों डब्बों में से कमल ही कमल निकले, कमल ही कमल निकले, कमल की लड़ियां लग जाए, कमल की झड़ियां लग जाए।